स्वागत है एक बार फिर पीएन स्पोर्ट्स में। दोस्तों, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे थे उसमें एक न्यूटन्स लॉज आ जाता है, जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। बहुत से ऐसे चाहे 11th 12th के बच्चों के लिए ये जो लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीपीएड जो कर रहे हैं, एमपीएड जो कर रहे हैं, या बायोमैकेनिक्स जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए लॉज ऑफ मोशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज हम इस वीडियो में सरल तरीके से, और इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जाम्पल्स को के तौर पे हम इसको समझेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी हमेशा बनी रहे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि सर इसाक न्यूटन द्वारा जो है डिस्कवर किए गए थे। शुरू करने से पहले मैं मोशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ। मोशन कहलाता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा हम सब समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होने का जो एक तरह की टेंडेंसी है, या चेंज हो रही है अगर वो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो वही मोशन कहलाती है। अब ये मोशन किस किस तरह से काम करता है, न्यूटन ने इसको 3 लॉज में डिफाइन किया। पहला लॉस जो है वो आप सब जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है। थर्ड लॉ जो है वो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहलाता है। तो इन सब चीजों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। जल्दी जल्दी हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। आप सब जो है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जो है अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छी मेमोरी के साथ इस वीडियो के साथ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में दिया था, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्टिंग कंडीशन या कांस्टेंट वेलोसिटी में रहती है जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए जो कि उसकी स्टेट को, यानी कि उसकी अवस्था को चेंज करने के लिए उसको बाध्य करे। अब एक ऐसी एग्जाम्पल इस टेबल से लेके चलो आप। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक इनर्शिया होता है। न्यूटन ने कहा कि एक जड़त्व हर एक ऑब्जेक्ट में, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट इस संसार में है, इस वर्ल्ड में है, वहां पे हम इन फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज देखते हैं जो कि इनर्शिया कहलाती है, जिसे जड़त्व कहते हैं। अब वो जड़त्व, ये पेपर अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये बॉटल जो है वो अपनी जगह पर रहेगी। तो पेपर जो हम हटा रहे हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर पुट कर रहे हैं, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वहां पे अपने मोशन को जो है वो चेंज करते हुए नजर आई, यानी कि उसके स्टेट में चेंज आया। पहले वो स्टैटिक थी, अब वो डायनेमिक हो गई है, यानी कि पहले वो मूवमेंट में, मोशन में नहीं थी। सिंपल सी बात। जब हम दूसरे इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जहां पे एक्सटर्नल फोर्स, तब तक जब तक इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक ये स्केटर्स जो हैं वो इसी तरह से ग्लाइड करते हुए आपको नजर आएंगे, उस कांस्टेंट स्पीड या डायरेक्शन के साथ। एक डायरेक्शन में चलेंगे और उसी कांस्टेंट स्पीड में चलेंगे, बशर्ते कि ये अपने आप, इनकी जो मसल्स हैं या जो ओन मसल्स हैं, वो इनको बाध्य न करे डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या स्पीड को फ्लक्चुएट करने के लिए, यानी कि कम ज्यादा या बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में इनको लेके ना आ जाए। तो कुल मिला के इनर्शिया यही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप खुद, मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक मैं यहाँ से मेरी मसल्स उठने का प्रयास नहीं करेंगी तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा, यानी कि मेरी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएंगे। कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, कोई खिलाड़ी जो है वो रन कर रहा है, जॉग कर रहा है, या और तरह किसी भी तरह के जंप कर रहा है, तो वो जो स्टेट होगी आपकी, जो पोजीशन जहां पे आप मोशन में होंगे, उस मोशन से आपको रेस्टिंग पोजीशन में लाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। उसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया में ये कहा गया है कि वही एक्सटर्नल फोर्स आपको मोशन में ला सकता है, या फिर मोशन में चल रहे उस पोजीशन को रेस्टिंग फेज में लेके आ सकता है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में इसको बताया गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हम बात करें तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको समझना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये पूछा भी जाता है। फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी ऑफ अ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब मैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, सरल तरीके से मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले को अगर यहाँ पे देखें, जो ये येलो कलर से हाईलाइट कर किया गया है, अब मैं इसको आपको ऐसे अगर बताऊं, तो ये जो F इक्वल टू एम ए, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको समझना है, और इसी से रिलेटेड दो इक्वेशंस यहाँ पे बनती हैं, उन्हीं इक्वेशंस पे ये लॉ आधारित होता है। F इक्वल टू एम ए में F जो है वो फोर्स है, यानी कि जो हम फोर्स लगाएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा, दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एम मास, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का भार जिसे हम एक्सेलरेट करने वाले हैं, और उसका एक्सेलरेशन पर आवर, जो एक्सेलरेट वो कर रही है वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट,
उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, F इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स जो है वो होता है किसके, उसके मास और उस बॉडी के एक्सेलरेशन में जो प्रोडक्ट के साथ जो आपके आपके पास आउटकम आता है वो फोर्स कहलाता है। अब यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें, अ लार्जर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज ए लार्जर एक्सेलरेशन। यानी कि जब हम नेट फोर्स एक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और ज्यादा लगाते हैं, लार्जर लगाया जाता है, तो वो उसका जो एक तरह के आउटकम निकल के आता है, वो हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो भी लार्जर हुआ, यानी कि एक्सेलरेशन भी बढ़ा। सिंपल सी बात है, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। एंड ऑब्जेक्ट्स विद लार्जर मास रिक्वायर मोर फोर्स टू एक्सेलरेट। अब ये भी बात सही है कि अगर लार्जर मास होगा, यानी कि भार ज्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी भारी सामान है उसको हमें हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स को जरूरत होती है, यानी कि उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, यही न्यूटन ने इसमें कहा है। फिर उसके बाद कहा है, दिस मीन्स दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू इट। अब उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है किसी बॉडी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उस फोर्स, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके। यानी कि जितना फोर्स लगाया जाएगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ये डायरेक्ट जो रिलेशनशिप इसकी होती है। दूसरी रिलेशनशिप जो मैं दूसरी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसको थोड़ा समझना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर इसको समझने की कोशिश करनी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उसका ठीक उल्टा। जब कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या दूसरी चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। तो इस तरह का जब रिलेशन होता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि मास के साथ जो है एक्सेलरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि मास जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, और एक्सेलरेशन जब घटेगा तो मास बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस तरह की चीजें, दो चीजें यहाँ पे F इक्वल टू एम ए से निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है अगली स्लाइड में बात करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। वो कह रहा है कि अगर किसी बॉल का मास जो है वो है 1 kg, ठीक है, M इक्वल टू 1 kg। अब हम अगर उस पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, न्यूटन उसकी यूनिट है फोर्स की, आप जानते हैं। तो फोर्स जो है न्यूटन, जो 10 न्यूटन जो उस पर लगाया जा रहा है, और 1 kg की बॉल अगर है, तो उसका रिजल्टिंग एक्सेलरेशन क्या होगा उस बॉल का? तो सिंपल सी बात है, आप सब समझते हैं कि उसका जो फॉर्मूला है, F इक्वल टू एम ए से आप अगर लगाएंगे तो फोर्स कितना है, फोर्स आपको जो है दिया हुआ है आपको 10 इक्वल टू एम जो है वो 1 हो जाएगा। ए इक्वल टू, ए को ए ही छोड़ के रख सकते हैं आप। तो जब ए को हम ऐसे यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश करेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। यानी कि 1 जो है किसके साथ, जो 1 जो मास उसका है वो उधर जाके 10/1 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी। राइट। अब इसी दूसरे सेकंड एग्जांपल अगर हम लेंगे, तो सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे कि बॉल को बस क्या कर दिया गया है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 कर दी गई है। तो सीधी सीधी बात है कि 10/2 ये हो जाएगा, और 10/2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है एक्सेलरेशन की। अब हुआ क्या यहाँ पे, जब मास बढ़ा, मास क्या था पहले, 1 था, अब मास 2 हो गया है, 2 केजी हो चुका है। उस मास के बढ़ने से यहाँ पे एक्सेलरेशन में गिरावट आई है, यानी कि जब मास बढ़ा तब एक्सेलरेशन घटा। तो सेकंड नंबर का जो इक्वेशन था, सेकंड नंबर की जो मैं बात कर रहा था, जिसे हम कहते हैं ए इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एम, तो वो जो हम उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसका जिक्र किया गया है, तो उस पर हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फोर्स हैज डायरेक्ट रिलेशन विद एक्सेलरेशन। ये तो सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा आपको, या इसको F इक्वल टू ए भी कह सकते हैं। यानी कि ए F जो है वो बढ़ता है तो एक्सेलरेशन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मास हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, जैसा अभी मैंने कहा कि एक अगर जो है वो बढ़ेगा, यानी कि m जो है वो उस वक्त घटा हुआ होगा। यानी कि मास, अगर आपकी गाड़ी, अगर हम कार की बात करें, जैसे यहाँ पे कार के एक जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, कार को धकेलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है वो कम होता है। और जब हम ट्रक की बात करते हैं या बस की बात करते हैं, हैवियर
मास के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, यानी कि फोर्स भी बढ़ाना पड़ता है, लेकिन एक्सेलरेशन आपको उस तरह का नहीं मिलता जिस तरह से आपको लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ मिल पाता है। तो ये दो सिचुएशंस यहाँ पे है, ये आपको याद रखनी है हमेशा से और सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है। भाई फुटबॉल पे आप सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बशर्ते कि एक टेनिस बॉल को अगर आपको एक्सेलरेट करना है तो सीधी सी सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पे होती है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का, जो थर्ड लॉ है जिसमें हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन की, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। अब ये कैसे होता है? एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, इसमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, यानी कि बराबर जितना हम किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, वो सामने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे हमें इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक उल्टी डायरेक्शन में उस फोर्स को लेके आती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम कहते हैं कि भाई जब हम किसी को स्लैप करते हैं तो स्लैप करने के बाद आपके हाथ पे भी दर्द होता है, तो वो दर्द जो है क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन वहां पे लगता है, यानी कि आपका जो, क्योंकि गाल पे अगर आप स्लैप कर रहे हो या किसी और जगह स्लैप कर रहे हो तो वहां पे वो टैपिंग की वजह से उस पर्टिकुलर मास, जो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसकी वजह से आपको एक्शन एंड रिएक्शन वहां पे फील होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के तौर पे। तो वहां पे हम कहते हैं कि when one body exert a force on a second, the second body exerts a reaction force that is equal in magnitude and opposite in direction of the first body। तो पहली बॉडी जो फोर्स लगा रही थी उस पे इक्वल फोर्स लगेगा और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वहां पे लगता है। एक एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स का अगर हम दे दें तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि जब हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप में करने से पहले आपको यहाँ पे एक प्लास्टिसाइन बोर्ड के साथ एक लगा हुआ टेक ऑफ बोर्ड होता है। तो टेक ऑफ बोर्ड क्या करता है? टेक ऑफ जब खिलाड़ी जो है वहां पे पैर रखता है, पैर लेने के बाद वहां पे उसको फ्लाइट में जाने से पहले टेक ऑफ लेना होता है, तो वो फुट प्लेसमेंट के टाइम पे जो जो एक तरह से क्या कहेंगे, एक तरह से प्लांट प्लांट कर रहे हैं जिस जिस फुट को आपको वहां पे, उस फुट को प्लांट करते समय आपका टेक ऑफ बोर्ड आपको जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट कैसे होगा? ऊपर की तरफ आपको एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको उस फोर्स के साथ दे रहा है, यानी कि जितने फोर्सफुली आप उसको टैप करोगे, जितने फोर्सफुली आप अपने पैर को स्ट्रक वहां पे करोगे, उतना फोर्सफुली आपको टेक ऑफ बोर्ड वापस जो है वो उतना ही रिएक्शन देगा, जिससे आपकी फ्लाइट जो है वो ज्यादा बेहतर होगी, यानी कि फोर्स आपको ज्यादा अच्छा मिल पाएगा। तो ये एक इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाता है जब हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं। दूसरा ये आप सिंपल सी चीज है जहाँ पे हम ट्रेम्पोलिन की बात करते हैं, तो ट्रेम्पोलिन में क्या होता है बेसिकली? ट्रेम्पोलिन में इस तरह की टेंडेंसी, ये रबर या जो हम क्या बोलेंगे इसे, एक ऐसा बाउंसी टेंडेंसी का एक मटेरियल होता है जिसमें आप बच्चे जो है वो खेलते हैं या कोई भी इंटरटेनमेंट या फन के लिए कराया जाता है, तो उसमें जितना आप जंप उसमें लेंगे उतना ज्यादा इक्वल रिएक्शन वो आपको ऊपर की तरफ देता है, यानी कि जितना ज्यादा फोर्सफुली आप कूदेंगे नीचे की तरफ उतना उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको वहां से फोर्स के तौर पे देता है। तो ये हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ रिएक्शन की। तो यही चीज थी जहां पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था, ये तीनों लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें पहला जो लॉ है वो हम बात कर रहे थे कि लॉ ऑफ इनर्शिया, हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया होता है, तो वहां पे वो किस तरह से एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती हैं। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, रेजिस्टेंस के तौर पे वो फ्रिक्शन हो सकता है, दूसरे फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के कुछ ना कुछ एक्सटर्नली वो फोर्स होना चाहिए जिससे कि वो ऑब्जेक्ट मूव करे और या फिर रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए। सेकंड में एफ इक्वल टू एम ए में मैंने दो इक्वेशन आपको बताई, उसको आपको ध्यान रखना है। और थर्ड तो एक सिंपल रिएक्शन होती है जहां पे हम रनिंग कर रहे हैं, तो वही रनिंग करते समय ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जिसको जीआरएफ कहा जाता है, वो भी एक तरह से हमको हिट कर, जितना हम हिट करते हैं ग्राउंड को, वो हमें वापस रिएक्शन करके हम अगले फुट, अगला जो साइकिल होता है हमारा गेट साइकिल, उसको चलाने के लिए हमें सहायक वहां पे होता है। तो ये बेसिकली एक तरह से ये थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन था। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे भी बायोमैकेनिक्स के जो अन्य कॉन्सेप्ट होंगे उनसे रिलेटेड बातें हम आपसे करते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोगों ने ही मेंबरशिप जोन को जो है अभी तक ऑप्ट किया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे हम इंटरेक्टिव सेशंस आगे जो रिनोन्ड पर्सनैलिटी हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। उसके लिए आपको मेंबरशिप जो है वो लेनी होगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिंपल सी मेंबरशिप है, सिर्फ 29 रुपए करीब आपको भरने होंगे। इवन
कुछ मेंबर्स ने जो है वो 17 रुपए के आसपास भी यूट्यूब का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब किया हुआ है। तो उसमें आपको कुछ जो है वो अर्ली वीडियोस भी आपको एक एक्सेस अर्ली एक्सेस भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको उन इंटरेक्शंस में लाइव जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका भी हम देंगे। तो इस तरह की चीजें आपसे लगातार शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल को देखते रहते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में अगर कोर्स कंटेंट को लेके हो तो जरूर हमें सजेस्ट भी करिए और जरूर हमें कोर्स कंटेंट के इन वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में भी लिखते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर अभी अभी कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।